गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपने देखा कि बाल विकास में हम पिछले चैप्टर में जो है बाल विकास की अवधारणाएं क्या होती हैं, अवस्थाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया। बाल विकास से संबंधित उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जो है सामाजिक विकास और भाषा का विकास मैंने अलग अलग चरणों में पढ़ा और साथ ही साथ उनके साथ जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के बीच में होने वाले परिवर्तन और विकास और वृद्धि के बारे में चर्चाएं की। अब मैं आपके फर्स्ट चैप्टर में जो है एक हेडिंग है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। बाल विकास में ये रखा गया कि सृजनात्मकता क्या है, ये क्रिएटिविटी क्या होती है, इसके बारे में हम जो है आज बात करेंगे। इसके बारे में आज जो है हम बताएंगे। सृजनात्मकता के बारे में आज हम बात करेंगे कि सृजनात्मकता बालकों में, बच्चों में कैसे आती है, कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में जो है हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सामान्य रूप से जब हम किसी विचारों को जो है नवीन विचारों को देखते हैं, विचार करते हैं, उसके बारे में सामान्य रूप से विचार करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में नवीन विचारों का उदय होता है, नवीन विचारों का उदय होता है। उसके बाद ये देखते हैं कि ये विचार जो है कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जब विचारों का उदय होता है तो उत्पन्न विचारों का, जब विचारों का उदय होता है तो उत्पन्न विचारों का हम जो है व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं और जब व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं तो उसके पक्ष विपक्ष, हानि लाभ हमारे समझ आती है और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सार्थक एवं निरर्थकता को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या चीजें इसमें सार्थक हो सकती हैं, क्या निरर्थक हो सकती, इसके परिणाम को हम पहचानने में सक्षम होते हैं। फिर जो है इसके बाद इन व्यवहारों को हम विचारों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं को हम सृजनात्मकता या सृजनात्मक चिंतन कहते हैं या सृजनात्मक चिंतन कहलाती है। इस प्रकार जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण आप ले लीजिए, एक वैज्ञानिक का उदाहरण ले लीजिए छोटा सा। जैसे एक हमारे वैज्ञानिक कौन थे, जेम्स वाट। जेम्स वाट क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है अपने घर में ही जब रसोई घर में गए और वहां पर जाकर देखे तो एक आवाज आ रही थी। उस आवाज में उन्होंने देखा तो जो केतली थी, चाय की केतली थी, उसका ढक्कन बार बार उठ रहा था, गिर रहा था। तो उन्होंने जो है उस ढक्कन को देखा तो बोला कि ये उठ रहा है, गिर रहा है, मतलब कि भाप में शक्ति होती है। इस चीज को उन्होंने देखा और उस शक्ति का परीक्षण करने के लिए केतली पर एक छोटा सा पत्थर रखते हैं। उसके बाद भी ढक्कन जो है बार बार उठ रहा है और गिर रहा है। तो उनके मन मस्तिष्क में ये विचार आया कि भाप में इतनी शक्ति होती है कि ये
इसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करें तो इसका क्या लाभ हो सकता है देश के लिए, समाज के लिए। तो उन्होंने दैनिक जीवन में इसका उपयोग किया। दैनिक जीवन में उपयोग किया तो उन्होंने भाप के इंजन बनाए, भाप के इंजन बनाए, जिससे पहले क्या थी, रेल चलती थी। तो उन्होंने देखा कि ये भाप के इंजन बनाने से देश का कल्याण हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है। तो यहाँ पर ये होता है कि उन्होंने कुछ नई चीजों और नई वस्तुओं का निर्माण किया। इसी को हम सृजनात्मकता कहते हैं। जैसा कि हम मान लें, एक छोटे शब्द में कह दें कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है, सृजनात्मक कहलाती है। सृजनात्मक कहलाती है। अगर मुझे छोटे शब्दों में लिखना हो कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है, कैसे इसको हम लिख सकते हैं, तो हम छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है, सृजनात्मक कहलाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके कई मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित परिभाषा प्रस्तुत किया है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने शब्दों में सृजनात्मकता को लेकर अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत किए हैं। उन परिभाषाओं को हम देखते हैं प्रोफेसर एस.के. दुबे के शब्दों में। उन्होंने क्या कहा है कि सृजनात्मकता का आशय उन कार्यों से है जिनके माध्यमों से नवीन विचारों, वस्तुओं एवं व्यवस्थाओं का सृजन संभव होता है, वह सृजनात्मकता कहलाती है। उन्होंने कहा कि सृजनात्मकता का आशय यह है कि उन कार्यों से है जिनके माध्यमों से नवीन विचारों, वस्तुओं, व्यवस्थाओं का सृजन संभव होता हो, वह हमारी सृजनात्मकता कहलाती है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता की विशेषताएं। सृजनात्मकता की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी जैसा कि छात्रों, बालकों, आप लोगों ने अभी देखा, सृजनात्मकता में हमने बताया कि किसी नई वस्तु या विचारों या घटनाओं के बारे में जब हम नए विचार उत्पन्न करते हैं तो उन विचारों को व्यवहारिक रूपों में जब प्रदान करते हैं तो उसके पक्ष विपक्ष, लाभ हानि हम अपने समक्ष देखते हैं। उसके बाद उसके सार्थकता और निरर्थकता के बारे में हम उसको पहचानते हैं। साथ ही साथ उन जो मुझको पॉजिटिविटी रिजल्ट हमको मिलता है, जो हमको सकारात्मक परिणाम मिलता है, उसके बारे में हम आगे विचार करते हैं और नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसा कि एक उदाहरण हमने जेम्स वाट मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया कि उन्होंने भाप के इंजन का निर्माण किया था, जिससे देश का कल्याण और समाज का कल्याण हो रहा था। अब मैं बात करूंगी कि सृजनात्मकता है क्या, इसकी विशेषताएं क्या हैं। क्योंकि देखो, सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य घटना होती है, कोई भी वस्तु या घटना या उसका निर्माण, लेकिन जो एक सृजनात्मक व्यक्ति होता है उसके लिए सृजनात्मकता के चिंतन का विषय हो जाता है कि आखिर ये वस्तु को हम किस ढंग से, किस तरीके से इसका निर्माण करें कि यह देश, समूह या समाज के लिए कल्याणकारी हो, लाभकारी हो, उसके बारे में वह सोचता है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति सिर्फ सामान्य बातें तक ही सोच सकते हैं, लेकिन जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं या क्रिएटिविटी होते हैं, उनके बारे में
वो हमेशा कुछ नई चीज़ों का निर्माण करने के तैयारी करते रहते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता की विशेषताओं को अपने अपने शब्दों में कैसे परिभाषित या कैसे विशेषताएं बताई हैं कि सृजनात्मक व्यक्ति की पहचान हम कैसे करते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति की हम पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखो, सृजनात्मक जो होती है वह जन्म से नहीं होता है बच्चों में, वह जन्म से नहीं होता है या अर्जित किया जाता है। जैसे कोई बालक किसी परिवार में जन्म लेता है तो उसमें सृजन करने की जो क्षमता होती है, क्षमता का विकास होता है, वो जन्म से नहीं होता है। वह जैसे जन्म लेता है धीरे धीरे उसकी वृद्धि और विकास होने लगता है, परिवार के संपर्क में आता है, समाज के परिवेश में आता है, वहाँ की वस्तुएं, घटनाएं, वहाँ के विचारों, व्यवस्थाओं के संपर्क में जब आता है, वैसे वैसे उसकी सृजनात्मकता क्षमता का विकास भी प्रारंभ होने लगता है। जब किसी वस्तु या घटना को देखता है, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखता है, तो उसमें कुछ नई वस्तुओं का निर्माण करने का सृजन उसके अंदर जागृत होने लगता है। तो उसी के विषय में अपने मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विशेषताएं बताई हैं कि विशेषताएं कैसी होती हैं। हमें देखने में बालकों में कैसी विशेषताएं लगती कि हाँ, यह व्यक्ति के अंदर कुछ नई चीज़ों का निर्माण करने की क्षमता है, विकास करने की क्षमता, उसकी पहचान बताते हैं। तो उसकी विशेषता हम देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषता है। सृजनात्मकता की विशेषताएं निम्नलिखित है। हम पहली विशेषता की बात करते हैं। पहली विशेषता यह है कि सभी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न श्रेणियों में सृजनात्मकता पाई जाती है। सभी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न श्रेणी में सृजनात्मकता पाई जाती है। सृजनात्मकता केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह सभी व्यक्तियों का सामान्य गुण होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेष गुण होती है। उस विशेष गुण को वह किसी न किसी क्षेत्र में उसका प्रदर्शन करता है। तो ये एक सामान्य गुण है बालकों में, छात्रों में, व्यक्तियों में, क्योंकि वह किसी चुने गुने व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। एक व्यक्ति में यह सीमित नहीं होता कि एक ही व्यक्ति कुछ नई वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। नहीं, कक्षा में कई प्रकार के छात्र होते हैं, कई समुदाय से, कई वर्ग के छात्र आते हैं। उनमें कुछ न कुछ विशेष गुण पाई जाती है। किसी के पढ़ने की क्षमता का विकास बहुत अच्छा होता है, किसी के बोलने का विकास बहुत अच्छा होता है, कोई खेलने की गतिविधि में बहुत अच्छा कार्य करता है। तो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसके अंदर विशेष गुण होता है, जिसका प्रदर्शन वह विद्यालय स्तर पर ही करता है। तो पहली विशेषता क्या है कि सभी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न श्रेणी में सृजनात्मकता पाई जाती है। सृजनात्मकता केवल कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों का एक सामान्य गुण है। सभी व्यक्तियों में सामान्य गुण पाया जाता है। यह गुण किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। दूसरी चीजें मनोवैज्ञानिकों ने कहा, सृजनात्मकता एक जटिल प्रक्रिया है। सृजनात्मकता एक जटिल प्रक्रिया है जिसे समय, स्थान तथा व्यक्ति से बांधा नहीं जा सकता। यह एक जटिल प्रक्रिया है, किसी भी व्यक्ति को इससे बांधा नहीं जा सकता, ना इसे समय से बांधा जा सकता, नहीं किसी स्थान पर बांधा जा सकता है। इसका जन्म कहीं भी किसी भी समय हो सकता है और किसी में भी हो सकता है, बालकों में, बड़ों में, पुरुषों में, स्त्रियों आदि सभी में।
शिशु में किसी में भी सृजनात्मकता पाई जाती है। किसी भी नई वस्तुओं का निर्माण करने की क्षमता का विकास किसी भी बालकों, किसी भी छात्रों या पुरुषों या स्त्रियों, इन सब में पाई जाती है। दूसरी चीज, सृजनात्मकता में विभिन्न सिलगुण पाए जाते हैं। सृजनात्मकता में विभिन्न सिलगुण पाए जाते हैं। ये सिलगुण क्या है? देखो, सिलगुण का सिद्धांत जो है हमारे आलपोर्ट महोदय ने दिया था। सिलगुड़ी सिद्धांत जो होता है वो हमारे आलपोर्ट महोदय ने इसका सिद्धांत दिया था। तो उनके कहने का मतलब है कि विभिन्न सृजनात्मकता में विभिन्न सिलगुण पाए जाते हैं। इसकी सर्वाधिक मान्य प्रमुख विशेषताओं में होती है, जैसे निरंतरता, नमनीयता, वास्तविकता, मौलिकता आदि। ये एक सृजन करने की क्षमता का विकास या सृजनात्मकता की पहचान करने में ये विशेष रूप से हमें जो है विशेषता दिखलाई पड़ती है और हम उसको पहचान सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में बात करेंगे कि क्रिएटिविटी ये विकास कैसे होता है बालकों में, छात्रों में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने मनोवैज्ञानिकों द्वारा विशेषताएं बताएं कि छात्रों में या सभी व्यक्तियों में जो है विकास या सृजन करने की क्षमता को पहचानने का कैसे हम उनके बारे में जानते हैं कि यह व्यक्ति नई वस्तुओं का निर्माण कर सकता है या सभी व्यक्तियों में यह सामान्य गुण है, इसकी चर्चाएं की। अब हम बात करेंगे कि सृजनात्मकता का विकास। तो सृजनात्मकता का विकास कैसे होता है छात्रों में, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, छात्रों में सृजनात्मकता के विकास हेतु यह शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि उन्हें व्यूह रचनाओं का विद्यालय में प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि छात्र में कुछ नई वस्तुएं, वहां के गतिविधियों में नए चीजों का निर्माण कर सके। ऐसी रचनाओं का जो है विद्यालय में प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को। यह शिक्षक का कर्तव्य है कि हमारे कक्षा कक्ष में छात्रों में ऐसी कौन सी विशेष गुण है उसकी पहचान करके और उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए सामग्रियों का जो है विद्यालय में देना चाहिए, जिससे कि उसकी आगे की क्षमता का विकास परिपूर्ण ढंग से हो सके। यह एक शिक्षक का कर्तव्य है, क्योंकि शिक्षक एक ही जो विद्यार्थी के लिए, छात्र के लिए सही रास्तों का निर्माण शिक्षक के द्वारा ही होता है। क्योंकि विद्यालय में जब छात्र जाता है वहाँ पर तो वह 7-8 घंटे तक छात्र विद्यालय में रहता है। तो छात्र द्वारा, शिक्षक द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है विद्यालय में, उसका अनुकरण छात्र ही करता है। तो हमें
यह चाहिए कि शिक्षक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह बच्चों में किस प्रकार की सृजन क्षमता का विकास कर सके, उन व्यूहरचनाओं को उनके प्रयोग में लाना चाहिए। यह एक शिक्षक का कर्तव्य है। तो हम देखेंगे कि शिक्षक द्वारा कौन सी ऐसी व्यूहरचनाएं हैं जिनके द्वारा बच्चों में सृजन करने की क्षमता का विकास होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कल्पनाओं का उपयोग। कल्पनाओं का उपयोग शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के कल्पना संबंधी प्रयोग करने चाहिए। छात्र के सामने कल्पना संबंधी प्रकरण रखा जाए जिससे कि बच्चे का विचार जान सके। जो कल्पनाएं हम उसके समक्ष रखते हैं, छात्र के समक्ष जो भी कल्पनाओं का हम विचार करते हैं या उसके विचारों को, अपने विचारों को उसके समक्ष रखते हैं, और रखने के बाद हमें छात्र के विचारों को जानना चाहिए कि छात्र का विचार इन कल्पनाओं के बारे में क्या है। ये प्रकरण हम उसके सामने रखना चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि छात्र आखिर कल्पना संबंधी विचार अपने मन में ले आ रहा है कि नहीं। वह कुछ नई चीजें, नई कहानियों को या नई कल्पनाएं कर सकता है अपने मानसिक या बुद्धि के द्वारा कि नहीं। इन सब हम कल्पनाओं के माध्यम से ही उनके विचार को हम जानते हैं, जान सकेंगे। यह एक शिक्षक का कर्तव्य है कि उन्हें कल्पना संबंधी उपयोग कराने चाहिए विद्यालय में। दूसरी चीज, ज्ञान एवं क्रियाओं के मध्य, ज्ञान एवं क्रियाओं के मध्य समन्वय। देखिए, ज्ञान और क्रियाओं के मध्य की बात कही जा रही है कि इनके बीच की जो स्थिति है वह बालकों या छात्रों में हमें कार्यों के या क्रियाओं के प्रति उनको एक साथ जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एवं क्रियाओं के मध्य समन्वय की स्थिति में भी नई विचारों का जन्म होती है। जब कोई बच्चा या कोई छात्र या कोई बालक को हम उसे करके सीखने की अनुमति देते हैं, करके सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर जागता है, जब हम उसे कहते हैं कि तुम ये चीजें कर लो खुद से, तो बच्चा बहुत खुश होता है। और करके सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वह ज्ञान एवं क्रियाओं के मध्य की स्थिति नई विचारों को जन्म देती है। क्योंकि बच्चा जब स्वयं कोई कार्य करता है तो उसमें कई चीजें ऐसी आती हैं कि जो बच्चा अपने मानसिक विकास या अपनी क्षमता के अनुसार उसमें नई चीजों का निर्माण कर पाता है। इसलिए हम करके सीखने पे ज्यादा जोर देते हैं बच्चों पर, तभी उनके ज्ञान और क्रियाओं में वृद्धि हो सकती है, उनकी सृजनात्मकता क्षमता का विकास हो सकता है। यह एक शिक्षक का कर्तव्य है कि विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वह शिक्षक छात्रों के द्वारा ही करवाए, तो उनमें ज्ञान की वृद्धि होती है और क्रिया करने की, सीखने की भी प्रवृत्ति जागृत होती है। यह शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि वह इन सब चीजों का या इन गतिविधियों को छात्रों के द्वारा करवाना चाहिए। उनके समक्ष जो है उन्हें कार्य करने में संलग्न करना चाहिए। विद्यालय की जितनी भी गतिविधि है, जितने भी कार्य हैं, छात्रों को दे दिया जाए। अगर छात्र को संलग्न करेंगे उनके साथ कार्य करने में, बच्चा उसको प्रेरणा प्रदान करेंगे। इससे बच्चे की जिज्ञासा के साथ साथ ज्ञान की भी वृद्धि होती है और क्रिया सीखने की भी प्रवृत्ति जागृत होती है। तो हमें ज्ञान एवं
क्रियाओं के मध्य समन्वय, जिसका भी प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए, इससे भी बालक के अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। अब हम बात करेंगे और कौन ऐसी गतिविधि है जो कराएं। निर्णय का मूल्यांकन, निर्णयों का मूल्यांकन। जैसे निर्णय होता है, किसी छात्र में निर्णय लेने की क्षमता का विकास उसके अंदर होता है। शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि जो छात्र कार्य करने चल रहा है उसकी मूल्यांकन, उसके विषय के संदर्भ में निर्णय लेना, यह छात्र के द्वारा चुने गए विषयों के संदर्भ में हमें उसके निर्णय को जानना चाहिए। यह शिक्षक का एक कर्तव्य है, तभी उसके आने वाले भविष्य में वह कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होता है और इसका विकास अच्छे ढंग से हो पाता है। तो यह शिक्षक का कर्तव्य है। यह शिक्षक का महत्व जो है जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ के छात्रों में जो निर्णयों का मूल्यांकन हम कर रहे हैं या विषयों के संदर्भ में जो जानकारी उसको प्रासंगिक ढंग से मिल रहा है, वह अपनी क्षमता का विकास कर सके। तो ये शिक्षक का कर्तव्य है कि उसके निर्णयों की क्षमताओं के साथ सहयोग परिपूर्ण ढंग से विकास हो सके और पूरा प्रयास होना चाहिए शिक्षक का कि छात्र की गतिविधियों में उसका सहयोग होना चाहिए। यह शिक्षक का एक कर्तव्य है। इससे सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। फिर आता है समाज उपयोगी कार्य। छात्रों के समक्ष समाज उपयोगी कार्यों को भी समक्ष रखना चाहिए। जब छात्र समाज उपयोगी कार्यों को करता है, यह शिक्षक का कर्तव्य है कि उसे प्रेरणा देनी चाहिए कि तुम्हें समाज में रहकर समाज का कल्याण करना है, समाज के भी कार्य आपको ही करना है। इसकी प्रेरणा जब छात्रों को मिलता है तो उसमें कहीं न कहीं सृजनात्मकता की पहल देखी जाती है, सृजनात्मकता क्षमता का विकास देखा जाता है, क्योंकि समाज के प्रति छात्र को उजागर करना, समाज में रहने वाले प्राणियों के बारे में बताना, उसकी गतिविधियों के बारे में बताना, वहाँ की आवश्यकताओं के बारे में बताना, जिससे कि ये प्रेरणा उसे मिल सके कि हमें आने वाले भविष्य में अपने समाज के लिए भी जो है कुछ न कुछ कार्य करना है। इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। यह शिक्षक का कर्तव्य है, यह कार्य उसे करना चाहिए। अब आता है वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता छात्रों के समक्ष हमें चर्चा परिचर्चा करना चाहिए। करने के लिए बाल सभाएं करनी चाहिए और उनको और गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, विषयों पर चर्चा करना चाहिए, जिससे कि उनका सही ढंग से विकास हो सके, उनकी सृजनात्मकता क्षमता का विकास हो सके। इस पर हम वाद विवाद प्रतियोगिता जब रखते हैं विद्यालय में, क्योंकि यह विद्यालय स्तर पर हो सकता है, क्योंकि बड़े स्तर पर देखो क्या होता है कि सेमिनार करते हैं लोग, सेमिनार में भी समूह होता है, वहाँ पर लोग अपने अपने टॉपिक को रखते हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है। वैसे हम छोटे स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर की बात करें, तो प्राथमिक स्तर से ही बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, उनमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे के अंदर सृजन करने की क्षमता कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ये चीजें हमें
हमें विद्यालय में ये गतिविधि करानी चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता, बाल सभाएं करानी चाहिए, चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रतियोगिता के मध्य उनके विचारों का आदान प्रदान हो सके और वहाँ पे भी एक नई सृजनात्मक क्षमता का विकास देखा जा सके। ये हमें गतिविधि विद्यालय में करानी चाहिए। अब मैं प्रदर्शनी की बात करूं, प्रदर्शनी भी आती है विद्यालय में। समय समय पर हमें प्रदर्शनी लगवानी चाहिए विषय के अनुसार। जैसे विषय हमारा कुछ भी हो गया, इतिहास ले लेते हैं, इतिहास ले लीजिए, विज्ञान ले लीजिए, पर्यावरण ले लीजिए, इन विषयों का हमें प्रदर्शनी करवानी चाहिए। और प्रदर्शनी जिस विषय पर हम कर रहे हैं उस विषय से संबंधित हमारा चित्र होना चाहिए, उससे संबंधित सामान्य बातें उसमें होनी चाहिए, जिसमें बालकों में प्रत्यक्ष रूप से उसे देखकर नई वस्तुओं का निर्माण करने की क्षमता का विकास हो सके। ऐसी प्रदर्शनी हमें विद्यालयों में करानी चाहिए। ऐसी गतिविधि हमें बच्चों के बीच करानी चाहिए जिससे कि उसकी क्षमता का विकास सही ढंग से हो सके। तो ये सभी गतिविधियां एक शिक्षक का कर्तव्य है कि ये सभी व्यूह रचनाएं हमें महाविद्यालयों में, स्कूलों में कराकर बच्चे की सृजनात्मक क्षमता का सही ढंग से विकास कर सकें, यह एक शिक्षक का कर्तव्य है। जैसे कल्पनाओं का उपयोग करना, ज्ञान एवं क्रियाओं के मध्य समन्वय, निर्णयों का मूल्यांकन करना, समाज उपयोगी कार्य कराना उनके साथ, वाद विवाद प्रतियोगिता कराना, प्रदर्शनी कराना, ये सब गतिविधियों से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। इसलिए हमें छात्रों के मध्य ये सब क्रियाएं जब होती हैं तो उनमें नई वस्तु, नई घटनाएं, नई व्यवस्थाएं, नई विचारों का उदय होता है। इससे बालकों में कुछ नए निर्माण करने की क्षमता का भी विकास साथ साथ होता है। अभी हमने बाल विकास में सृजनात्मक विकास के बारे में बताया कि सृजनात्मकता का विकास छात्रों में या बालकों में कैसे होता है, किन किन गतिविधियों के द्वारा शिक्षक द्वारा कराया जाता है, उन पर हमने चर्चा किया। अब हम देखेंगे कि सृजनात्मकता वाले बालकों की विशेषताएं क्या हैं। आखिर सृजनात्मकता के बालकों को अगर हम देखें तो उनके अंदर ऐसे कौन से विशेष गुण हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं कि यह वह बालक है जिसने नई वस्तुओं को निर्माण करने में या निर्माण करने की क्षमता उस बालक के अंदर देखने को मिलती है। हम इन्हीं गतिविधियों के माध्यम से देखेंगे। जैसे सृजनात्मकता बालकों की विशेषताएं, सृजनात्मकता बालकों की विशेषताएं। तो सृजनात्मकता बालकों की विशेषताएं, ये विशेषताएं हमें मनोवैज्ञानिकों ने इनकी पहचान की है। निम्नलिखित जो है विशेषताएं बताई हैं, तो उनमें सबसे पहली विशेषता यह बताई है प्रखर बुद्धि। क्या है? प्रखर बुद्धि। प्रखर बुद्धि देखिए, सृजनात्मकता बालकों की योग्यता में उनकी प्रखर बुद्धि होती है। जो सृजनात्मकता योग्य व्यक्ति होते हैं, बालक होते हैं, उनकी बुद्धि प्रखर होती है। वह किसी भी वस्तु को सीखने में बड़ी शीघ्रता से सीख लेते हैं। लेकिन वही अन्य बालकों की बात की जाए, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कक्षा कक्ष में 15-20 बच्चे हैं, उनमें से 5 बच्चे ऐसे हैं, हम किसी वस्तु को उन्हें देते हैं, उसका निर्माण करने के, कोई वस्तु बनाने के लिए देते हैं,
और उसमें से 15 बच्चों को एक ही समय पर देते हैं, एक साथ देते हैं, और उनमें से 5 बच्चे क्या करते हैं कि बहुत जल्दी से उस वस्तु का निर्माण कर लेते हैं, उस वस्तु को बना लेते हैं, सीख लेते हैं, जब उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, सीख लेते हैं। और वही 10 बच्चे उनको सीखने में समय लगता है। तो ये देखा जाता है कि इन बच्चों में सीखने की जो प्रबलता है, सीखने की जो बुद्धि है, वह जल्द शीघ्रता से कर पा रहे हैं। इसलिए इनका पहला विशेषता बताई गई कि ये प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं। इनके अंदर जो सीखने की क्षमता होती है वह शीघ्र ही किसी वस्तु के बारे में सीख लेते हैं। अन्य व्यक्तियों के अपेक्षा, अन्य बालकों के अपेक्षा कार्य करने में इनमें शीघ्रता होती है और ये किसी भी कार्य को सही ढंग से करते हैं। ये प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। दूसरी चीज स्वतंत्र विचारों की स्वतंत्रता, सृजनात्मकता या सृजनात्मक योग्य वाले बालकों में विचारों की स्वतंत्रता पाई जाती है। या कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं या प्रारंभ करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो उसमें किसी भी प्रकार का अन्य व्यक्तियों का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं और नहीं पसंद करते हैं कि हमारे किसी भी कार्य में कोई अन्य जो है बाधा डाले, कोई अन्य उसमें जो है अपने विचारों को दे। वो ये सब चीज़ों को विचार जो है नहीं पसंद करते हैं। इनमें स्वतंत्रता होती है विचारों की, जिसके माध्यम से वह अपने कार्य को स्वयं करना पसंद करते हैं, किसी का हस्तक्षेप करना इसमें पसंद नहीं करते हैं। फिर आता है कार्यों में स्वतंत्रता। कार्यों में सृजनात्मक योग्य वाले बालकों में कार्यों की स्वतंत्रता या किसी भी कार्य को करने की योग्यता जो होती है उनके अंदर, वह परिस्थितियों के अनुसार करना पसंद करते हैं, क्योंकि कार्यों में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं पसंद करते हैं। अगर बाधा आता भी है तो धीरे धीरे उन बाधाओं को हटाकर अपने कार्य को सफल बनाते हैं। उन्हें कार्य से करने में किसी भी प्रकार की समस्या आए, लेकिन फिर भी वह कार्य को पूरा करना चाहते हैं। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों को करते हैं। ये नहीं है कि कोई अगर समस्या आ रही तो समस्या आने के बाद हम उस कार्य को छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सब स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करते हैं, समस्याओं को देखते हुए, समस्याओं को सुलझाते हुए, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार विचारों को के माध्यम से अपनी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक जो है पूरा करते हैं। फिर आता है आत्म प्रकाशन। सृजनात्मक योग्य वाले बालकों में आत्म प्रकाशन की भावना होती है। वह अपने आत्म भावना का प्रदर्शन करते हैं, अपने आत्म भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। ये सब विशेषताएं उनके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी भावना हो वो अपने माध्यम से उसको अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। न कि ये है कि हम किसी के द्वारा इसको कह दें, कहवा दें, ये चीज़ें ऐसे हम करना चाहते नहीं। उनके अंदर जो भी विचार, जो भी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो जो है स्वयं उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो उनमें आत्म प्रकाशन की भावना होती है। पांचवा है सैद्धांतिक आदर्श। जो सृजनात्मक योग्य वाले बालक होते हैं वे सैद्धांतिक आदर्श होता है उनमें। वो किसी भी कार्य को सैद्धांतिक रूप से करने के लिए जो है आदर्शपूर्वक सैद्धांतिक रूप से उसको करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा समाज में
या कोई भी कार्य करने के लिए वह सिद्धांत बनाता है, तो उस परिस्थिति में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन फिर भी वह अपने सिद्धांतों के माध्यम से ही अपने कार्य को पूरा करता है। ये गुण जो है सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों में पाई जाती है। छठवां है आपका सौंदर्यात्मक आदर्श। इनमें सौंदर्यात्मक आदर्श की भी क्षमता होती है। ऐसे सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों में किसी भी कार्य को बड़े सुंदर ढंग से करने की योग्यता होती है। फिर आता है वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता। बालकों में सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों में वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की भी योग्यता होती है। जैसे किसी वस्तु का जब वह निर्माण करना प्रारंभ करते हैं या किसी घटना स्थान पर उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है, जब तक उसकी समस्याओं का ज्ञान उन्हें परिपूर्ण ढंग से नहीं हो जाता है, उसकी खोज में लगे रहते हैं। जब वास्तविक ज्ञान उस घटना उस वस्तु के बारे में हो जाता है, तभी वह अपने कार्य को संपन्न करते हैं। तो उनके अंदर एक ये भी विशेषता पाई जाती है कि वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता अपने अंदर रखते हैं। अब आता है कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक निष्पादन। जैसे कोई भी कार्य अगर सृजनात्मक योग्य वाले बालक हैं, अगर वह कोई भी कार्य करने चलते हैं तो उनमें समय का अधिक से अधिक समय लगता है और अपेक्षाकृत उसमें अधिक वस्तुएं के साथ साथ और चीज़ों का भी निष्पादन होता है, लेकिन फिर भी वह अपने कार्यों को सही और परिपूर्ण ढंग से पूरा करते हैं। तो वो सृजनात्मक वाले बालक अपनी विशेषताओं का, अपनी योग्यताओं का जो है सही ढंग से जो है विकास करते हैं। ये सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? ये प्रखर बुद्धि के होते हैं, इनमें विचारों की स्वतंत्रता होती है, कार्यों की स्वतंत्रता होती है, आत्म प्रकाशन की भावना होती है, सैद्धांतिक आदर्श होते हैं, ये सौंदर्यात्मक आदर्श होता है इनके अंदर, वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता होती है और कार्यों में अपेक्षाकृत निष्पादन करने की भी क्षमता इनके अंदर होती है। ये तो सृजनात्मकता वाले बालकों की विशेषताएं मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इन शब्दों में जो है विशेषताओं को निम्नलिखित शब्दों में बताया है। प्रखर बुद्धि, विचारों की स्वतंत्रता, कार्यों में स्वतंत्रता, आत्म प्रकाशन की भावना, सैद्धांतिक आदर्श, सौंदर्यात्मक आदर्श, ज्ञान, वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता, कार्यों में अपेक्षाकृत निष्पादन। इस प्रकार जो है इनकी विशेषताएं होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमने सृजनात्मकता के बारे में बात की कि बालकों में सृजनात्मकता कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, क्या क्या उनमें विशेष गुण पाए जाते हैं। और एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बालकों में ये सारी गतिविधियाँ विद्यालय में कराई जाए जिनमें उन्हें सृजन करने की क्षमता का विकास हो सके। उसी माध्यम में मैं एक और बात कहूँगी, संवेगों की अवधारणा की बात करूँगी कि संवेग क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों के बारे में क्या अपना मत प्रस्तुत किया है, इसके बारे में बात करेंगे। संवेग कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। यहीं से आपका जो है चैप्टर लास्ट होता है। आज आप संवेग के बारे में पढ़ेंगे, संवेग की अवधारणा। देखो, मनोवैज्ञानिकों, अलग अलग वैज्ञानिकों का मत है, उन्होंने अलग अलग संवेगों के बारे में अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम मैकडूगल के अनुसार पढ़ेंगे कि उन्होंने संवेग को कैसे परिभाषित किया है।
उन्होंने कहा कि संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, मूल प्रवृत्ति क्रिया से संबंध होता है। उनका कहना यह है कि संवेग एक ऐसी इस प्रकार का अनुभव होता है व्यक्तियों में, बालकों में इस प्रकार का अनुभव होता है जो किसी न किसी उसके आंतरिक या मूल प्रवृत्ति क्रिया से उसका संबंध होता है। ये हमारे मैक्डूगल महोदय ने कहे हैं, क्योंकि उन्होंने संवेग के ही बारे में 14 प्रकार का संवेग बताया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनमें 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जिनके माध्यम से 14 मूल प्रवृत्तियां यानी 14 संवेग पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से वह अपने कार्यों को या अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। ये 14 मूल प्रवृत्तियां आगे हम पढ़ेंगे, संवेग पढ़ेंगे कि कौन कौन से 14 संवेग हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक क्रियाओं को व्यक्त करता है, अपनी आंतरिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी क्रिया को करने में सक्षम होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्रो एंड क्रो ने भी कहा कि संवेग क्या है, संवेग कैसी क्रिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा कि संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, मानसिक एवं शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। क्रो एंड क्रो ने कहा कि संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, मानसिक एवं शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यवहारों में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। ये हमारे क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब हम पढ़ेंगे कि मैक्डूगल द्वारा जो 14 संवेग बताए गए हैं उनकी मूल प्रवृत्ति क्या है। ठीक, प्रिय छात्रों, अभी आपने देखा कि हमने आपको जो है संवेग के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने शब्दों में परिभाषा बताया कि संवेग क्या है। ये आंतरिक बाह्य व्यवहारों से संबंध रखता है। फिर उसी संबंध में हमारे एक मनोवैज्ञानिक मैक्डूगल महोदय ने बताया कि सभी प्राणियों के अंदर 14 संवेग पाए जाते हैं। आज हम वो 14 संवेग को पढ़ेंगे कि ये 14 संवेग का नाम क्या क्या है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, जो आंतरिक रूप से हमारे अंदर छिपा हुआ प्रवृत्तियां हैं। उन प्रवृत्तियों को हम जानेंगे कि ये 14 प्रवृत्ति कौन कौन से हैं। संवेगों के माध्यम से इसे प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, हमारी मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन, और संवेग क्या है, भय। भय क्या है, मूल प्रवृत्ति आंतरिक होता है, और भय क्या, संवेग क्या होता है, यह बाह्य अनुभव होता है। जिसे कि उन्होंने बताया कि भय, जब हमको किसी वस्तु या अंधेरे में किसी भी प्रकार का भय होता है, डर होता है, तो हम वहां से क्या करते हैं, पलायन करते हैं, भागते हैं खुद को बचाने के लिए कि अभी हमें कुछ हो जाएगा, यहाँ पर कोई मारेगा या हमको कोई खा ले जाएगा, कोई जानवर है यहाँ पर। उस डर की वजह से हम पलायन करते हैं। तो ये प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर होता है, जानवरों के अंदर भी होता है, ऐसा नहीं है। वो भी डर कर भागते हैं, पलायन करते हैं। किसी के खेत में अगर कोई गाय भैंस जैसे कुछ नुकसान कर रहा है, तो अगर मनुष्य को देखता है तो भागता है। भागता है क्यों? क्योंकि वो जानता है, उसके अंदर डर है कि वह आएगा मुझे मारेगा। ये भय देखकर वो पलायन कर जाता है। तो इसकी संवेग क्या है, भय, और मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन। दूसरा है
संवेग हमारा क्रोध है। अब मूल प्रवृत्ति क्या है? ये गुस्सा या लड़ना। जब मुझे क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अंदर से ये आंतरिक भावना है हमारे अंदर, ये मूल प्रवृत्ति है हमारी, लड़ना झगड़ना। जब क्रोध क्या है? बाह्य है। हमने किसी वस्तु को देखा या किसी वस्तु पर या किसी मनुष्य के द्वारा मुझे क्रोध आया तो मेरी आंतरिक मूल प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं। तो उस समय मैं क्या करता हूँ? लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ उसके बारे में। तीसरा है हमारा विकर्षण या निवृत्ति। विकर्षण या निवृत्ति, घृणा। संवेग हमारा घृणा है। अब विकर्षण या निवृत्ति करना ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। जब किसी वस्तु को या किसी जो है सामान को या किसी मनुष्य को देखकर या किसी पक्षी, कुछ कोई भी वस्तु हम ले लेते हैं संसार में, उसे देखकर मुझे जब बाहर से घृणा आती है तो ये हमारी विकर्षण या निवृत्ति करने की क्षमता जागृत हो जाती है। नहीं, उसे हटा देते हैं, वो मन से निकल जाता है क्योंकि वो घृणा के कारण निकला है। संवेग हमारा क्या है? घृणा है। लेकिन उसे विकर्षण करना या निवृत्ति करना, उसे हटा देना अपने आंतरिक भावनाओं से, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। फिर हम संतान कामना की बात करते हैं। चौथा उन्होंने बताया संतान कामना। हर प्राणी के अंदर संतान कामना की प्रवृत्ति होती है। देखो संवेग क्या है? वात्सल्य। ये बाहर से जब मैं किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को देखता हूँ तो हर व्यक्ति के अंदर यह जागृत होती है कि मुझे मेरे पास भी संतान हो। तो इस चीज की भी कामना प्राणियों के अंदर पाया जाता है। पांचवा क्या है? प्रार्थना या शरणागति। हमारी मूल प्रवृत्ति क्या? प्रार्थना या शरणागति। संवेग क्या है? हमारी करुणा है। जब मैं किसी भिखारी या किसी दिव्यांग या जो हाथों पैरों से चलने में असमर्थ हैं, उन व्यक्ति को देखकर हम क्या करते हैं? पहले हम देखते हैं तो हमारे अंदर से एक करुणा की भाव आती है। अरे वाह, ये व्यक्ति के पास हाथ पैर होता तो आज ये भी चल लेता, ये दुखी है, इसके पास कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारी आंतरिक भावना होती है, भगवान इसे कम से कम ऐसा बना दो कि ये जीवन अपने इस संसार में अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत कर सके। ये हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आंतरिक भावना है। लेकिन संवेग हमारा क्या है? संवेग हमारा जो है करुणा है। छठवां आपका जो है कामुकता, काम प्रवृत्ति। हर प्राणियों के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। जब संवेग के माध्यम से बाह्य चीजों को जब हम देखते हैं तो यह प्रवृत्ति हमारे अंदर भी देखकर जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। सातवां हमारा क्या है? संवेग हमारा आश्चर्य है, उत्सुकता या जिज्ञासा। जब हम किसी वस्तु या किसी घटना स्थल पर कोई चीजें देखते हैं तो आश्चर्य होते हैं। आश्चर्य होने के बाद उसके प्रति हमारी जिज्ञासा जो जागृत होने लगती है, उसके बारे में जानने की उत्सुकता होने प्रारंभ हो जाता है हर प्राणी के अंदर। ये सातवां उन्होंने बताया। आठवां उन्होंने क्या बताया? दैन्य। हमारा संवेग क्या है? आत्महीनता है। संवेग क्या है? आत्महीनता है। दैन्य क्या है? ये आंतरिक मूल प्रवृत्ति है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसकी आत्महीनता को देखते हैं, तो हमारे अंदर की ये मूल प्रवृत्ति है कि वह आत्म या आत्मा से भी वह हीन है, वह किसी भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। दैनिक स्थिति है इसकी, ये हमारी मूल प्रवृत्ति कहती है। आज नौवां उसने कहा आत्म अभिमान। संवेग हमारा क्या? आत्म अभिमान है। और मूल प्रवृत्ति क्या? आत्मगौरव की बात है। जब हम किसी वक्त या कोई कार्य करने में सक्षम होते हैं, उसकी प्रसन्नता हमको मिलती है अंदर से, तो हम अपने आप में, अगर कोई मेरी प्रशंसा करता है या हमारे कार्य को देखकर प्रशंसा करता है, तो हमारे अंदर एक आत्मगौरव की भावना जागृत होती है। उसी को हम मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। तो मैक्डूगल महोदय ने कहा कि ये आत्मगौरव जो है हमारी मूल प्रवृत्ति है, आंतरिक भावना है। लेकिन हमारा संवेग क्या है? बाह्य है। फिर एकाकीपन।
हमारा संवेग क्या है? एकाकीपन है, लेकिन इसकी सामूहिकता क्या है? आंतरिक है। कभी कभी हम अकेलेपन में ये सोचते हैं, जब हमारी आंतरिक भावनाएं ये सोचते हैं, मेरी मूल प्रवृत्ति यह सोचती है कि मैं सामूहिकता में रहूं या किसी भी कार्य को करूं, अकेले देखकर किसी के बीच जाने की इच्छा हमारी मूल प्रवृत्ति के माध्यम से होता है। फिर आता है भोजन तलाश। संवेग हमारा क्या है? भूख है। ये बाहरी चीज है। हमको जब भूख लगती किसी चीज, जब हमें भूख लगेगी तो हम क्या करेंगे? भोजन की तलाश करते हैं, भूख कैसी भी हो। लेकिन जब जिस समय हमको किसी चीज की भूख लगती तो उसकी तलाश में हम भटकते हैं। ये हमारे मूल प्रवृत्ति कहती है, आंतरिक भावना कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन का तलाश करना चाहिए। ये भी प्राणियों के अंदर पाया जाता है। एक प्राणी नहीं, हमने कहा कि सभी पे जितने भी जीव जंतु मनुष्य पाए जाते हैं, यह मूल प्रवृत्तियां सभी के अंदर 14 संवेग के साथ जो है दिखाई पड़ता है। फिर आता है ब्राह्मण में उन्होंने बताया कि संग्रहण अधिकार। हमारा संवेग क्या है? अधिकार है, लेकिन संग्रहण करना हमारी मूल प्रवृत्ति है। जब मैं किसी वस्तु पर अधिकार दिखाता हूँ या किसी भी प्राणी को ले लीजिए या वस्तु को ले लीजिए, हम उस पर अधिकार दिखाते हैं। ये बाहरी चीजें हैं कि हम उस पर अधिकार दिखाना, लेकिन उसे संग्रहण करना क्या है? हमारी मूल प्रवृत्ति है। अपनी मूल प्रवृत्ति के माध्यम से उस पर हम अधिकार दिखाते हैं। फिर आता है रचना धर्मिता। ये 13वां है। उन्होंने बताया कि यह भी एक मूल प्रवृत्ति और संवेग के माध्यम से इसका प्रदर्शन होता है। तो रचना धर्मिता, संवेग हमारा क्या है? कृति भाव, और रचना धर्मिता ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। जैसे किसी कृति भाव, हमारे अंदर किसी क्रिया को करने की जो भाव उत्पन्न होती है, तो वो उसकी रचनाएं हम धार्मिक विवरणों के माध्यम से जब करते हैं, तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति कहती है कि मुझे अपनी रचनाओं को धार्मिकता के प्रारूप और माध्यम से करना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने 14 वहाँ जो बताया, हास्य या हंसना, ये हमारी मूल प्रवृत्ति है। आमोद, आमोद मतलब संवेग, ये वाय है। हम किसी चीज को देखकर प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आमोद प्रमोद के भाव में हम क्या करते हैं? हंसना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कविता है, हाल से कविता आप पढ़े और उसको आंतरिक भावनाओं से सोचकर उस पर खूब आप हंसते हो, तो हंसना हमारा आंतरिक भावना हो गई, मूल प्रवृत्ति हो गई ये। लेकिन आमोद हमने बाह्य व्यवहारों को देखकर उस पर अनुभव किया, जिससे कि हमारी मूल प्रवृत्ति बाहर निकल कर आई, हंसना। तो हमारे मैकडूगल महोदय ने, मनोवैज्ञानिक ने, इन्होंने बताया कि हर प्राणियों के अंदर 14 मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। यही 14 मूल प्रवृत्ति है। पलायन है, संवेग, 14 संवेग बताया। 14 संवेग में क्या है? क्रोध है, भय है, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है, करुणा है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता है, आत्माभिमान है, एकाकीपन है, भूख है, अधिकार है, कृतिभाव है, आमोद है। यही 14 संवेग बताए। इन 14 संवेगों की मूल प्रवृत्तियां उन्होंने अपने माध्यम से, अपने शब्दों में व्यक्त किया है। और जैसे कि कहा जाता है कि जन्म के समय शैशवावस्था में जब बालक होता है तो उसके अंदर सिर्फ 3 ही मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, 3 ही प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रसन्नता। भय, क्रोध और प्रसन्नता, यही 3 प्रकार के संवेग शैशवावस्था में बालकों में पाई जाती है। इस प्रकार आज का चैप्टर फर्स्ट लेसन आप लोगों का बाल विकास का समाप्त होता है। धन्यवाद।